नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। अभी 2 दिन पहले एक व्यूअर का फ़ोन आया था कि सर आपके जो वीडियो बनाए जा रहे हैं भूगोल के उतने व्यू नहीं आ रहे हैं, इसीलिए आप किसी दूसरे सब्जेक्ट पे वीडियो बनाएं, करंट अफेयर पे वीडियो बनाएं। मेरे वीडियो का प्रमुख उद्देश्य यह होता है कि जो स्टडी है, जो हमारा सिलेबस है, उसके अनुसार पढ़ाई किया जाए। कहने का मतलब कि संपूर्ण पढ़ाई मेरे चैनल का एक प्रमुख उद्देश्य है। और संपूर्ण पढ़ाई वह होती है जिसको अगर नियमित रूप से अच्छे तरीके से सिलसिलेवार ढंग से किया जाए तो कोई भी एग्जाम हो, आप में इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि वह कुछ भी पूछे आप उसे आसानी से हल कर लेते हैं। तो देखा जाए तो मेरे चैनल का एक प्रमुख उद्देश्य यह है कि आपके जो नॉलेज है उसमें वृद्धि करना, आप में आत्मविश्वास की वृद्धि करना, और इसी उद्देश्य को लेकर मैं काम करता हूं, न कि व्यू को लेकर। तो आप मेरे वीडियो देखेंगे तो निश्चित रूप से बहुत सारे वीडियो ऐसे हैं जिन पे व्यू कम है, लेकिन फिर भी मैं वीडियो बनाता हूं क्योंकि मेरा उद्देश्य यह है कि मैं जिस रणनीति के अनुसार काम करता हूं उस रणनीति के अनुसार अभी आप कभी भी एग्जाम में असफल नहीं हो सकते हैं। यदि आप मेरे वीडियो को देख लेते हैं तो निश्चित रूप से मैं दावा करता हूं कि वर्तमान में जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, अगर सामान्य अध्ययन से प्रश्न पूछे जाते हैं तो मेरे जो चैनल पर वीडियो हैं उससे बाहर तो कम से कम नहीं आएंगे। तो चलिए, ये तो थी शंका और समाधान की बात। और भी बहुत सारे ऐसे व्यूअर हैं जिनके मन में आती होगी, तो इसलिए मुझे लगा कि इस संबंध में थोड़ी चर्चा कर ली जाए। तो आज हम बात करने वाले हैं विश्व भूगोल के बारे में। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वह मानव के लिए दृश्यमान नहीं है, और आंतरिक भाग में मानव के लिए जाना भी संभव नहीं है। तो एक समस्या यह आती है कि आखिर पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार की है, यह हमें कैसे पता चलेगा। तो बहुत सारे माध्यम हैं जिनमें प्रत्यक्ष स्रोत भी है, अप्रत्यक्ष स्रोत भी हैं, जिनको प्राकृतिक और अप्राकृतिक माध्यम भी कह सकते हैं। तो उन्हीं सारे माध्यमों को हम समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को किन प्रमाणों के आधार पर समझा जा सकता है। तो आंतरिक संरचना को समझने में बहुत सारे प्रमाण को हम लेते हैं, जिनमें उल्का, गहराई में जाने पर तापमान, दबाव, घनत्व में होने वाले परिवर्तन, इसके अलावा गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय क्षेत्र, भूकंप क्रियाएं, ये सभी साधन हैं, ये सभी प्रमाण हैं जिनके आधार पर हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझ सकते हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी देने वाले स्रोतों को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो इन्हें 3 भाग में बांट सकते हैं। पहला, अप्राकृतिक स्रोत, जिसमें घनत्व, दबाव और तापमान को रख सकते हैं। दूसरा, प्राकृतिक स्रोत, जिसमें ज्वालामुखी, उद्गार, भूकंप को शामिल कर सकते हैं। और तीसरा, पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी साक्ष्य। तो बहुत सारे वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में अपने अपने मत दिए हैं। तो उन मतों को अगर देखें तो उनके विश्लेषण से भी हम पता लगा सकते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। जैसे ग्रहाणु परिकल्पना, ज्वारीय परिकल्पना, निहारिका परिकल्पना। तो बहुत सारी परिकल्पनाएं हैं, संकल्पनाएं हैं जो विद्वानों के द्वारा दी गई है, और उसके आधार पर हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझ सकते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी विभिन्न जो साक्ष्य है और विभिन्न जो सिद्धांत हैं उसका उल्लेख हमारे पिछली वीडियो में किया जा चुका है, आप चाहें तो देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, पृथ्वी के धरातल में गहराई पर जाने पर क्या होता है। तो पृथ्वी जो है उसके यदि हम भूतल से गहराई में यानी कि केंद्र की ओर जाएंगे तो उस स्थिति में क्या होगा। तो उस स्थिति में तापमान एवं दबाव बढ़ने के साथ साथ पदार्थ के घनत्व में भी वृद्धि होती है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी का सबसे ज्यादा जो घनत्व है वह कोर में ही पाया जाता है, वह केंद्र में ही पाया जाता है। नेक्स्ट है, समस्त पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है। तो पूरी पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 है। तो यह आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट लेते हैं, पृथ्वी का अंतरम भाग यानी कि कोर लोहे तथा निकेल से बना है। इस बात की पुष्टि मुख्यतः किससे होती है। तो देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी भी एक चुंबक की भांति व्यवहार करता है, तो उसकी जो चुंबकीय स्थिति है, जो चुंबकीय व्यवहार करने की प्रकृति है, उसी से हमें यह पता चलता है कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग यानी कि कोर है वह लोहे और निकेल से बना है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऊष्मा की उत्पत्ति का क्या कारण है। तो ऊष्मा की उत्पत्ति आखिर पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्यों होती है, उसका प्रमुख कारण है रेडियो सक्रिय पदार्थ और गुरुत्व बल के तापीय ऊर्जा में परिवर्तन। तो इन दोनों को भी आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के क्रस्ट में उपस्थित चट्टानों
जैसे कि ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेरिडोटाइट में किन में रेडियो सक्रिय पदार्थ सबसे अधिक होता है? तो पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है उसे हम लोग क्रस्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये ऊपरी सतह जो है वह क्रस्ट कहते हैं, और इस क्रस्ट में देखा जाए तो ग्रेनाइट, बेसाल्ट और पेरिडोटाइट जैसे चट्टान की प्रधानता है। लेकिन आपको बताना है कि इन तीनों चट्टानों में किस में सबसे ज्यादा रेडियो सक्रिय पदार्थ पाया जाता है। तो यह है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट में सबसे ज्यादा रेडियो सक्रिय पदार्थ पाया जाता है, और यहां पर आपको ध्यान रखना है कि यह क्रस्ट के संबंध में बात हो रही है। अगला प्रश्न लेते हैं, गुरुत्वीय विसंगति यानी कि ग्रेविटी एनामोली का तात्पर्य क्या है? तो इस कॉन्सेप्ट को समझे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो फिजिक्स का जब चैप्टर देखेंगे तो उसमें विस्तार पूर्वक देखेंगे, लेकिन यहां पर थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। तो पृथ्वी पर अलग अलग स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण के मान में जो आने वाली भिन्नता है वही गुरुत्व विसंगति कहलाती है। पृथ्वी का आकार जो है वह थोड़ा सा चपटा है, ध्रुवों पर यह थोड़ा चपटा है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो गुरुत्व है यानी कि जो जी का मान है वह पृथ्वी के केंद्र से दूरी पर निर्भर करता है, यानी कि केंद्र से हम जितनी दूर होते जाएंगे जी का मान उतना ही कम होता जाएगा, और केंद्र के हम जितने नजदीक आएंगे जी का मान उतना ही बढ़ता जाएगा। तो यही कारण है कि ध्रुवों पर जी का मान अपेक्षाकृत ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि केंद्र से ध्रुव के बीच दूरी देखा जाए तो वह कम है अपेक्षाकृत केंद्र से विषुवत रेखा यानी कि 0 डिग्री की जो दूरी है वह। एक और उदाहरण ले तो यदि भूतल पर आप देखेंगे तो भूतल पे यदि पहाड़ है, पर्वत है और भूतल पर समुद्र है, ठीक है, तो उस स्थिति में जी का मान सबसे ज्यादा कहां पर होगा? तो निश्चित रूप से अब हम यहां पर एक केंद्र मान लेते हैं कि यहां पर पृथ्वी का केंद्र है। तो यहां से यदि हम एक रेखा खींचते हैं तो हमें पता चलता है कि सबसे ज्यादा जो पृथ्वी के केंद्र से नजदीक है वह समुद्र तल है। तो इस कारण से जी का मान समुद्र तल पर ज्यादा होगा। तो यह आपको याद रखना है कि जी का मान पृथ्वी के केंद्र से दूरी पर निर्भर करता है, और इस दूरी के बढ़ने पर यह घटता है और दूरी घटने पर यह बढ़ता है, और यही कारण है कि समुद्र तल पर इसका मान अधिक तथा पहाड़ों पर कम होता है। और यही स्थिति भूमध्य रेखा पर भी होती है। तो भूमध्य रेखा पर जी का मान कम होता है क्योंकि केंद्र से उसकी दूरी ज्यादा होती है। अगला प्रश्न है, भूगर्भ की जानकारी का एक प्रमुख प्रत्यक्ष स्रोत क्या है? प्रत्यक्ष स्रोत यानी कि जिससे हम सीधे जानकारी प्राप्त करते हैं, यानी कि ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है उस लावा के अध्ययन से हम भूगर्भ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यह जानकारी एक सीमा तक होती है, क्योंकि लावा किस गहराई से निकला है, कहां से निकला है, इसका हमें अंदाजा नहीं रहता है। किसके अध्ययन से पृथ्वी के आंतरिक संरचना के संबंध में व्यापक जानकारी मिलती है? तो यह है भूकंपीय तरंग। भूकंपीय तरंग के अध्ययन से हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में व्यापक जानकारी प्राप्त करते हैं। जिस स्थान से भूकंप का कंपन प्रारंभ होता है वह क्या कहलाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भूकंप जिस स्थान से आरंभ होता है, यानी कि भूकंप की उत्पत्ति यदि इस स्थान से हुई है तो यहां पर भूकंप मूल कहते हैं, इसे हम फोकस कहते हैं। जिस स्थान पर भूकंपीय लहरों का अनुभव सबसे पहले किया जाता है वह क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है भूकंप केंद्र या ईपी सेंटर। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले भूकंप का जो अनुभव किया जाता है वह भूकंप केंद्र पे ही होता है। अब देखते हैं भूकंपीय तरंग के प्रकार तथा गुण। आपको बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि भूकंपीय तरंगों के प्रकार और उसके गुण को अगर आप अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो आप पृथ्वी की आंतरिक संरचना को भी अच्छी तरह से समझ लेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे भूगर्भीय तरंग के बारे में, जो कि दो प्रमुख तरंगे हैं भूगर्भीय तरंगे, यानी कि पी और एस को भूगर्भीय तरंगे कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्राथमिक तरंग के बारे में, जिसे कि पी तरंग भी कहा जाता है। इस तरंग का गुण यह है कि यह अनुदैर्घ्य तरंग होती है जो ठोस, तरल और गैस तीनों माध्यम में गमन कर सकती है। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि पी तरंग ठोस, तरल और गैस तीनों माध्यम में गमन कर सकती है। ठोस में सबसे तेज गति से यह तरंगे गमन करती है, तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है। दूसरी तरंग है एस तरंग है, जिसे द्वितीय तरंग या सेकेंडरी वेव भी कहा जाता है। इसकी भी विशेषता को आपको ध्यान में रखना है। इसकी विशेषता यह है कि यह अनुप्रस्थ प्रकृति वाली तरंग है जो केवल ठोस माध्यम में गमन कर सकती है। तो यह इसकी सबसे बड़ी विशेषता है, और यही विशेषता हमें आगे काम आएगी पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने में। और इसके अलावा यह भी ध्यान रखना है कि जब यह केवल ठोस माध्यम में गमन कर सकती है तो तरल भाग में यह लुप्त हो जाएगी। नेक्स्ट है धरातलीय तरंग, यानी कि जिसे एल तरंग भी कहा जाता है। भूगार्भिक तरंग और धरातीय शैल के मध्य अनुन्वय क्रिया के फलस्वरूप इसकी उत्पत्ति होती है। तो भूगर्भीय तरंग यानी कि
जो पी और एस तरंग है और जो धरातलीय शैल है, जो चट्टान है, इन दोनों के बीच जब क्रिया होती है तो उस क्रिया के फलस्वरूप एल तरंगों की उत्पत्ति होती है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। और सबसे विनाशकारी तरंग है जो पृथ्वी पर सबसे अंत में और पी और एस तरंगों के पश्चात आती है। अगला प्रश्न लेते हैं। इस तरंग की किस विशेषता ने वैज्ञानिकों को भूगर्भ की संरचना समझने में मदद की? तो इस तरंग की एक प्रमुख विशेषता यह है कि यह केवल ठोस माध्यम में गमन कर सकता है। इस तरंगों को यदि गमन क्षेत्र को देखा जाए तो इस तरंगे यहाँ पर इस प्रकार से चल रही है, ठीक है। लेकिन जैसे ही इस तरंगे कोर के पास से गुजरती है, वह कोर में यानी कि जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है वह उसमें नहीं गमन कर पाती। तो इससे हमें यह पता चलता है कि यह वाला भाग जो है वह ठोस नहीं है, क्योंकि यदि यह ठोस होता तो निश्चित रूप से इस तरंगे इसको पार करके यहाँ भी आती। तो ये हमने समझा कि इस तरंगों की इस विशेषता ने भूगर्भ की संरचना को समझने में मदद की। आगे देखते हैं, पृथ्वी की आंतरिक परतों में किस अशांत तत्व के बाद इस तरंगे विलुप्त हो जाती है? तो इसका नाम है गुटेनबर्ग अशांत तत्व, यानी कि 2900 किलोमीटर के बाद जो सीमा आरंभ होती है वह गुटेनबर्ग अशांत तत्व कहलाता है। और इसे आप देख सकते हैं चित्र में, यह गुटेनबर्ग अशांत तत्व है। तो इसके बाद इस तरंगे जो है वह विलुप्त हो जाती है। तो विलुप्त क्यों हो जाती है? क्योंकि इस तरंगे केवल ठोस माध्यम में चलती हैं और चूंकि यह ठोस माध्यम नहीं होगा, इसी कारण से यह यहाँ विलुप्त हो जाती है। आगे बात करते हैं, भूकंप अधिकेंद्र से कौन सा क्षेत्र पी और एस तरंगों के लिए छाया क्षेत्र है? तो पी और एस दोनों तरंगों के लिए अगर छाया क्षेत्र की बात करें तो 105 से 145 डिग्री का जो क्षेत्र होता है वह पी और एस तरंगों के लिए छाया क्षेत्र है। तो चित्र में आप देख सकते हैं कि 105 से 145 डिग्री का क्षेत्र, तो इस तरफ भी 105 से 145 डिग्री का क्षेत्र, यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई तरंग नहीं है। तो यहाँ भी इस प्रकार देखेंगे तो कोई भी तरंग नहीं है। तो इस प्रकार यह जो क्षेत्र है यह छाया क्षेत्र है पी और एस दोनों तरंगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, भूकंप अधिकेंद्र से कौन सा क्षेत्र इस तरंगों के लिए छाया क्षेत्र होता है? तो इस तरंगों के लिए छाया क्षेत्र की यहाँ बात हो रही है। तो चित्र में आप इस तरंग का पथ देख सकते हैं, उसका रास्ता गमन का देख सकते हैं। तो उससे हमें यह पता चलता है कि 105 डिग्री का जो पूरा क्षेत्र है वह इस तरंगों के लिए छाया क्षेत्र का काम करता है। नेक्स्ट है, किस तरंग का छाया क्षेत्र सबसे ज्यादा है? तो यहाँ पर इस तरंगे ही हैं जिसका छाया क्षेत्र सबसे ज्यादा है। आगे बात करते हैं, महासागरों की भूपर्पटी की औसत मोटाई क्या है? तो यह है लगभग 5 किलोमीटर, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, महासागरों में भूपर्पटी की औसत मोटाई क्या है? तो यह है लगभग 30 किलोमीटर। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, स्थल मंडल यानी कि लिथोस्फीयर किससे मिलकर बना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्थल मंडल जो लिथोस्फीयर है वह भूपर्पटी एवं मेंटल के ऊपरी भाग से मिलकर बना है। तो आप चित्र में देख सकते हैं स्थल मंडल इस लेयर और इस लेयर से मिलकर बना हुआ है। तो ये दोनों लेयर स्थल मंडल कहलाता है। अगला प्रश्न है, भूगर्भ में भूपर्पटी के नीचे का भाग क्या कहलाता है? तो भूपर्पटी के जो नीचे का भाग होता है उसे मेंटल कहा जाता है। और मेंटल की सीमा यहाँ से आरंभ होती है, ये ब्लैक वाली जो लाइन आप देख रहे हैं यहाँ से आरंभ होती है और यह यहाँ तक जाती है। तो भूपर्पटी आप देख सकते हैं कि भूपर्पटी जो है वह यहाँ तक है और इसके नीचे 2900 किलोमीटर की गहराई तक यह वाला जो भाग है यह मेंटल कहलाता है। तो यह आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, मेंटल का विस्तार कहां से कहां तक पाया जाता है? तो मेंटल का विस्तार मोहो अशांतत्य से आरंभ होकर 2900 किलोमीटर की गहराई तक। तो यह मोहो अशांतत्य से आरंभ होता है और यहां से लेकर 2900 किलोमीटर की गहराई तक मेंटल पाया जाता है। नेक्स्ट है, मेंटल का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? मेंटल का जो ऊपरी भाग होता है उसे दुर्बलता मंडल यानी कि एस्थेनोस्फीयर कहा जाता है। तो आप यहां देख सकते हैं यह मेंटल का ऊपरी भाग है जिसे कि दुर्बलता मंडल या एस्थेनोस्फीयर कहा जाता है। नेक्स्ट है, ज्वालामुखी उद्गार के दौरान भूपटल पर आने वाले लावा का मुख्य स्रोत क्या है? यानी कि ज्वालामुखी के समय जो लावा निकलता है वह पृथ्वी की किस परत से निकलता है, उसका मुख्य स्रोत क्या है? तो यही जो दुर्बलता मंडल हमने देखा यही इसका मुख्य स्रोत है। किसकी सहायता से वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की कोर की संरचना को समझा? तो पृथ्वी के कोर में अगर देखा जाए तो इसे भी दो भागों में बांटा गया है, आउटर कोर और इनर कोर। तो यह भूकंपीय तरंगों के वेग से वैज्ञानिकों ने समझा, क्योंकि भूकंपीय तरंगों के वेग में पृथ्वी के कोर में परिवर्तन आता है और इसी परिवर्तन के आधार पर इन्होंने समझा जो कोर है वह दो भागों में बांटा जा सकता है।
लेते हैं अगला प्रश्न। बाह्य कोर किस अवस्था में है? तो भूकंपीय तरंगों के वेग के अध्ययन से यह पता चला कि जो पृथ्वी का जो कोर है वह दो भागों में बांटा गया, बाह्य कोर और आंतरिक कोर। तो बाह्य कोर तरल अवस्था में है। नेक्स्ट है आंतरिक कोर यानी कि इनर कोर किस अवस्था में है? तो यह ठोस अवस्था में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी का क्रोड किससे बना हुआ है? तो पृथ्वी का जो क्रोड है यह किससे बना हुआ है? तो यह बना हुआ है निकेल तथा फेरस से यानी कि लोहा से, जिसे नीफे भी कहा जाता है। तो ये थे हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द आएंगे। इसके अलावा आपको बता दूं कि आप चाहें तो हमारे जो महत्वपूर्ण वीडियो है उसे आप पेपर बैक में भी प्राप्त कर सकते हैं, और ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।